ओम शांति, नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू सारे विश्व को रोशनी देने का आज केंद्र बन गया है। लेकिन इस केंद्र की और बड़ी विशेषता है कि सारे विश्व से, भारत से बहुत ही विशेष आत्माओं को, विशेष व्यक्तित्व यहाँ से आकर्षित होकर आते हैं। यहाँ से आकर वो राजयोग सीखते भी हैं और अपने गुण को भी यहाँ पर देते हैं। तो आज मुलाकात कर रहे हैं हम एक मुलाकात में भ्राता श्री पद्म श्री सुंदराराम वर्मा जी से, जो कि दांता सीकर से हमारे बीच पधारे हैं। 1 लीटर पानी में कैसे वृक्षारोपण किया जाता है, इस तकनीक का उन्होंने विकास किया है और भी बहुत विशेष सारे कार्य किए हैं। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुंदराराम वर्मा जी। हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति, नमस्कार। ये धरती बड़ी पावन धरती है और आप जैसे पावन पुण्य आत्माओं को यहाँ आकर्षित करती है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पधार कर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो सबको दिख रहा है, जो सबने महसूस किया है, वो मैंने भी महसूस किया है। इतना सुरम्य, शांत और प्राकृतिक वातावरण है। इस पहाड़ को मैंने दूसरे साइड से भी देखा है, लेकिन जितनी पेड़ पौधे यहाँ, जो पेड़ पौधों की चर्चा हो रही है, तो पेड़ पौधे जितने यहाँ इस संस्था ने लगाए हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। यानी इतना सुरम्य वातावरण कि मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ जब हम सबसे मिलते हैं तो सेवा, स्नेह और त्याग, इस भावना से जो काम देखा जाता है वो कहीं दुर्लभ है, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना है। जो भी कोई यहाँ आता है वो देखता है, उसको कुछ न कुछ नया महसूस होता है, चाहे वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से हो, चाहे वो काम करने की दृष्टि से हो, चाहे वो चरित्र निर्माण की दृष्टि से हो। यहाँ सारी बातों का जो है वो एक संगम है जी। और इतना विकास, इस जगह का इतना विकास आध्यात्मिकता के साथ हुआ है, तो ये जरूरी है कि हमें चाहे कोई भी काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, उसमें आध्यात्मिकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए और परमपिता को भी याद करना चाहिए जी, ताकि वो रोशनी हमें मिलती रहे और उस ऊर्जा से हम और ज़्यादा काम कर सकें। जी, बहुत प्यारी भावनाएं हैं आपकी और हवाओं में फैल जाती हैं, बड़ी दूर तक जाती हैं, कहते भावनाएं। और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दिया है। हम आपके कार्य के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या विशेष कार्य किया जिससे आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए, आपने एक तो पेड़ लगाने की, 1 लीटर पानी की चर्चा की जी। तो जो आंकड़े हैं हमारे विश्व के, उसमें इंडस्ट्री के लिए कोई लाखों करोड़ों टन लकड़ी नहीं कटती है, बिलियन टन्स में। ओहो। और वो लकड़ी चाहे आप पेड़ लगाओ या नहीं लगाओ, वो तो कटेगी। इंडस्ट्री के लिए तो कटनी है लकड़ी, चाहे वो कहीं से लेके आओ, चोरी छुपे लेके आओ, फॉर्मल तरीके से लेके आए हो, लेकिन वो कटती है। और अभी मेरे दूसरे भाई ने बताया, हिमताराम जी ने, कि वो पेड़ अगर वो इतनी कटती है तो फिर हम कितने भी पेड़ लगाएं, उसकी पूर्ति भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और जब सब बातें देखते हैं, जो मेरा अनुभव है बहुत वर्षों का, उसमें पेड़ एक होता है और उसके बारे में सोचने वाले अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, उसका नज़रिया अलग है। और कोई पेड़ से मिलता है या नहीं मिलता है, वो उस पर ध्यान नहीं है, उसका केवल एनवायरनमेंट पे है। कुछ का क्लाइमेट चेंज पे है कि क्लाइमेट चेंज बड़ा विकृत हो रहा है तो उसको हमें सुधारना है, उसका क्लाइमेट चेंज पे है। कुछ भूमि की उर्वरता है, वो नष्ट हो रही है, वो घट रही है, तो वो कि कैसे पेड़ों से वो उर्वरता बढ़ाएं। और एक किसान होता है, वो अकेला होता है लेकिन वो पेड़ लगाता है
और वो जो पेड़ लगाता है तो वो जो सारे लोग सोचने वाले हैं उनकी सबकी पूर्ति हो जाती है, वो अकेला कर देता है। और ये देखने में आया है कि जब हम पेड़ लगाते हैं, मैं थोड़ी इस पे टेक्निक पे चर्चा बाद में करूंगा, कि पेड़ क्यों नहीं लगाते, कोई चीज आगे क्यों नहीं बढ़ती, अच्छी तकनीक होते हुए भी आगे क्यों नहीं बढ़ती, ये मेरे मन में प्रश्न था। एक इंडस्ट्री का आदमी था, उसको सुझाव दिया कि तेरे पास फालतू खाली जमीन है तो उसको उस पर पेड़ लगा दो आप, ताकि पर्यावरण भी सुधरे, हरियाली भी होगी, तब भी तुम गांव आओगे तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा, कई पशु पक्षी रहेंगे। कि और बात आपकी सब ठीक है, मुझे क्या मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है वो भी ये सोच रहा है कि इन पेड़ों से मुझे क्या मिलेगा, तो आप सोचो कि जिसके पास कुछ नहीं है वो, उसके भी भावना तो होती होगी कि मैं पेड़ लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, चाहे वो कहे नहीं। तो हमने जब ये पेड़ लगाने की तकनीक विकसित की, तो आज हम एक ऐसे मॉडल तैयार कर रहे हैं कि किसान के पास केवल एक खेत है, वो कुछ नहीं है। अब वो कहता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खर्च कर पाता, तो उसका हम अलग मॉडल तैयार कर रहे हैं। कोई किसान कहता है कि मैं थोड़ा खर्च भी कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा फलदार पौधे या कुछ ऐसे आमदनी वाले चाहिए, मैं टाइम भी दे सकता हूँ जी, उसके लिए थोड़ा हम अलग मॉडल तैयार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छी आमदनी भी हो सकती है, तो हम अलग अलग हम मॉडल तैयार करते हैं। और कोई भी वो जो कहे कि हमें क्या मिलने वाला है तो हम उसके जवाब देते हैं। मतलब जैसी जिसकी हाँ, भावनाएं, जैसी जिसकी स्थिति, हाँ, उनके लिए हर चीज संभव है। हम मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं, लगाने की शुरू किया हमने। तो चंदन का पेड़ भी 1 लीटर से लगा के सर्वाइवल किया है। क्या बात है। राजस्थान में चंदन का पेड़, राजस्थान में, वो भी चूरू जिले में। ओहो, देखो राजस्थान में जो चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 जिले ऐसे हैं कि जो देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे सूखे जिलों में माना जाता है, सूखे क्षेत्रों में माना जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं, किसी को छोटी छोटी मतलब आमदनी चाहिए, कोई किसी से सब्जी मिलती है, किसी से फल मिलते हैं, किसी से पत्तियां मिलती है, किसी से हरा चारा मिलता है। एक गौशाला ने कहा कि हमें तो हरा चारा दे दीजिए, सूखा चारा ही हमें उपलब्ध नहीं होता है, आपकी टेक्निक से अगर चारे वाले पौधे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने 1000 पौधे लगाए, 1000 कुंटल चारा हर साल क्या बात गायों को मिलता है। कि होता क्या है कि जमीन पर पानी बरसता है और वो जमीन में अवशोषित होता है। तो जैसे राजस्थान का 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यह है कि 1 वर्ग मीटर में 500 लीटर पानी बरसता है, 1 वर्ग मीटर पर। अब वो पानी अगर जमीन में अवशोषित होता है तो उसको फिर संरक्षण करें तो फिर वो पानी पेड़ के लिए पर्याप्त है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पानी बरसता है वो या तो जो घास उगता है उससे बाहर आता है, जो पड़ी हुई जमीन है उसमें घास उगता है तो 1 मीटर की गहराई तक का पानी वो ले लेता है। जब जमीन पड़ी हुई होती है तो भूमिगत जल की थोड़ी सी वाष्प बनती है, थोड़े से जल की 1-2% की, और वाष्प टिकती नहीं है, वो बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप ले लेती है और उन सुराखों से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। अच्छा। और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो जब कैपिलरी एक्शन का पानी और खरपतवारों का पानी दोनों का बंद कर दें तो वो पानी फिर जमीन में ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला मानसून आता है उसके 5-6 दिन बाद में एक पहली जुताई करते हैं, ताकि जो घास उगा हुआ है वो खत्म हो जाता है। हम 1 साल के लिए खेत को रोकते हैं, बाकी फिर उसमें कुछ नहीं करते हैं। कुछ भी उगे, कुछ भी करे, एक बार पेड़ स्थापित हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर। तो पहली जुताई पहली मानसून की अच्छी बरसात के बाद में, और फिर एक मानसून के आखिर में जुताई और करते हैं। पहली जुताई से 2 बातें होती हैं कि एक तो वो ज़मीन पोली हो जाती है तो बरसात का पानी उसी में चला जाता है, जो भी बरसता है वो उसी में चला जाता है, और दूसरा कि उसकी जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाती है। अब जब आखिरी मानसून आता है, ये पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था पता लगाना, लेकिन आजकल अनुभव से, मौसम विज्ञान से ये पता चल जाता है कि ये बरसात आखिरी आ गई है, अब जा सकती है। तो उस समय एक गहरी जुताई और करते हैं। तो आम तौर पर 1 फीट की जो गहराई होती है वो गहरी जुताई मानी जाती है। तो जमीन की जो ऊपरी परत है
फीट की, उसमें न तो कैपिलरी है और न ही खरपतवार है, लेकिन 1 फीट की जो नीचे की जमीन है, जुताई की हुई उसकी नीचे की परत है, उससे नीचे कैपिलरी बनी हुई है। उन कैपिलरी से नीचे की जमीन का पानी ऊपर आने की कोशिश करता है, तो बाहर तो निकल नहीं पाता, और जितनी गहराई तक जुताई की है उसकी निचली परत पर आकर इकट्ठा होता रहता है वो। और हम अगर पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जड़ें उस जगह हो जो एक कैपिलरी एक्शन वाला पानी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर पौधे को अलग से पानी की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं, बरसात जाने के बाद में, उस समय हम जहाँ पौधा लगाते हैं उसमें 4 या 5 इंच का चौड़ा लेकिन गहरा 1.5 फीट का गड्ढा खोदते हैं। तो 1.5 फीट गहरे गड्ढे में नीचे की जो परत है वो जोन आ गया जहाँ पानी इकट्ठा कैपिलरी एक्शन का हो रहा है। तो उस 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाएंगे तो 1 फीट तो पौधा लगाने में कवर हो जाएगा, और ऊपर 6 इंच बचता है, उसमें 1 लीटर पानी दे दो जी। फिर हमें कभी पानी देने की जरूरत नहीं है। उस पौधे को पानी नीचे से अपने आप आ रहा है जमीन से, जो पानी पहले बाहर निकलता था कैपिलरी एक्शन से खरपतवारों से, वो पौधे को मिल रहा है। बिल्कुल, कहते जी विधि से सिद्धि होती है। हाँ, अगर सही विधि हो हाँ, तो कितने कम पानी से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। होता है। और हमने ये अध्ययन किया है कि इस जमीन में जो सितंबर में जिसकी जुताई की थी, लास्ट मानसून राजस्थान में सितंबर में चला जाता है, सितंबर में जुताई की थी और उस समय पौधा लगाया था, और उस 1 लीटर पौधा लगाने के लीटर पानी देकर पौधा लगाने के 8 महीने बाद मई जून में के बाद में तो जुलाई शुरू हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है। तो मई जून में जो नमी का आंकलन किया वो लगभग 4% था। तो 1 वर्ग मीटर में 1.5 टन मिट्टी होती है। तो आप ये समझो कि उस समय 300 लीटर पानी उस पौधे के चारों ओर तो मई जून में होता है। शुरू में तो 6, 7, 8% होता है जी। लेकिन सबसे सूखा मई जून होता है, सबसे गर्मी मई जून होता है। तो उस पौधे के 1 मीटर के क्षेत्र में अगर उसमें 300 लीटर पानी हो तो इतना तो बाहर से देते ही नहीं हम पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उस पानी को कभी भी, उस पौधे को कभी पानी की कमी महसूस नहीं होती है। और हमने ये जो पौधे हैं सब तरह के पौधे लगाए हैं, कुछ फलदार पौधों का भी उसमें समावेश किया है, कुछ मेडिसिनल प्लांट है, चारे वाले पौधे हैं, इमारती लकड़ी वाले पौधे हैं, और कुछ मतलब ऐसे पौधे भी हैं जो जिनको सर्व किया जाता है, जो जड़ी बूटियां हैं, छोटी झाड़ियां हैं, उनसे भी बहुत अच्छी आमदनी हम लेते हैं। तो ऐसे पौधे भी हमने लगाए हैं, और गौशालाओं की ज़मीन पे लगाए हैं, वाटर साइड की ज़मीन पे लगाए हैं, पंचायतों की ज़मीन पे लगाए हैं, और इसमें जो फॉरेस्ट के उसकी ज़मीन पे लगाए हैं। सबके रिजल्ट एक जैसे हैं। और हमने पिछले साल एक अभियान शुरू किया कि हम स्कूलों में लगाना शुरू करेंगे, जहाँ भी स्कूलों में जगह है। पिछले साल 5 स्कूलों में लगाया। बहुत अच्छा। हाँ, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। स्कूल के बच्चों को। मकसद भी यही था जी कि उस बच्चे का ही है ये प्रोजेक्ट भी। एक मौलश्री गांव है गुड़गांव जिले में, और वहाँ एक बच्चा पढ़ता है, उसने ये वीडियो देखा और उसने कहा कि अपने परिवार वालों से बातचीत की, अधिदेव नाम है उसका, कि ये पौधे 2-2.5 हज़ार पौधे हम लगाएंगे, अपने खर्चे से लगाएंगे और स्कूलों से शुरू करेंगे। और कारण क्या था कि स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं, 1000 में 10 बच्चे भी अगर वो सीख कर अपने खेत में इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो वो तो टेक्निक का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक स्कूलों से कर रहे हैं, टीचर्स भी करते हैं अपने खेतों में, गाँव में टीचर्स होते हैं, सबके खेत होते हैं। तो ये हमने शुरू पिछले साल से किया है। इस बार हम और लगा रहे हैं। पिछले साल हमने 2000 पौधे लगाए थे, इस बार हम मिनिमम 5 से लेकर 10,000 पौधे लगाने की योजना है, जो इसी तरह से सार्वजनिक ज़मीन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है, और इसमें सिर्फ हम एक ही संदेश दे रहे हैं कि देखो, इनसे आपको ये मिलेगा। अगर ये लोग ये सोचेंगे तो वो पर्यावरण का अपने आप हो जाएगा, जीव जंतु का अपने आप, सबकी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि मानव में थोड़ा सा लोभ होता है। वो लोभ होता है, वही सिद्ध कर ले, लेकिन उससे कार्य कितना अच्छा हो रहा है। होते हैं। शुभ लोभ, ऑक्सीजन की जो बढ़ोतरी है वो भी होगी। शुभ लोभ शुभ लाभ सब। तो ये ऐसा हम ये कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पे बहुत बड़ा स्टेप लिया है। कई प्रांतों में शुरू हो गई है, कई प्रांतों ने पूरी तरह से अपना लिया है, और हर राज्यों में कुछ जिलों को सिलेक्ट किया है। जितना हो सकता है उतना उस पर सब सरकारों ने शुरू किया है काम जी।
और नेचुरल फार्मिंग की सबसे पहली सीढ़ी जो है उसमें वो है स्वदेशी बीज। और स्वदेशी बीज में दो बातें हैं। एक धारणा तो ये है कि इनकी पैदावार नहीं होती, और दूसरी धारणा ये है कि स्वदेशी बीज में रोग, कीट और मौसम के प्रति काफी सहनशील होते हैं जी, वो पनप जाते हैं। हाइब्रिड सीड है वो थोड़े कमजोर रह जाते हैं। तो ये दो बातें हैं। इन दो बातों में आज की तारीख तक तो जो हाइब्रिड जो लॉबी है वो काफी आगे है, बहुत आगे है। हमने ये कोशिश की कि पहले तो ये देखो कि देशी प्रजातियां क्या क्या बची है। 20 साल पहले मैंने 15 जो राजस्थान में 15 फसलों में बोई जाती है उसकी 700 से अधिक देशी प्रजातियां इकट्ठी की। अच्छा। और उनको नेशनल जीन बैंक में जमा करा दिया। वाह, वो वहां सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल। और 100 साल के लिए। और अध्ययन करने पर यह पता चला कि उनमें बहुत सारी वैरायटियां ऐसी हैं जो विकसित किस्मों से अच्छी पैदावार देती है। उनकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, चाहे रंग हो, चाहे न्यूट्रिएंट हो, चाहे उनका स्वाद हो, वो तो अच्छा है ही। बिल्कुल। बाकी पैदावार में भी वो उनसे कम नहीं है। तो उसमें मेरी एक चने की वैरायटी भारत सरकार ने अप्रूव कर दी कि आप इसको बेच सकते हैं हाइब्रिड की तरह से और किसानों को दे सकते हैं। 2-3 सरसों, पीली सरसों, बाजरा, देसी चना, ये कुछ गुआर की वैरायटी आई है ऐसी कि जिसमें गम कंटेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट आया है। बहुत बढ़िया। मतलब देसी किस्मों की बड़ी विशेषताएं होती हैं। तो हमने वो किस्में का चयन किया है जो पैदावार में भी कम नहीं है और गुणवत्ता में भी कम नहीं है। और इस तरह से हम ये सोच रहे हैं कि हम इन देसी किस्मों को किस तरह से आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा, ये कार्य सुन के हाँ। मुझे वास्तव में लगता है कि आप पद्मश्री के हकदार हैं। पद्म वैसे बहुत बड़ी संख्या, कमल को भी कहते हैं, लेकिन हाँ। भारत की जो बहुत बड़ी संख्या पद्म है, ऐसा एक व्यक्ति तो अरबों करोड़ों से भी ऊपर पद्मों के बराबर है जो ऐसा कार्य करे। एक मिनट की दो बातें और हैं जी। एक देखो, सब जगह हर जगह पानी की समस्या है और राजस्थान के तो कई गांव में पूरी तरह से समस्या है। बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और पीने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, खेती के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में पानी नहीं है, लेकिन मैंने बगीचे में कतारों के बीच में, जो बगीचे में पेड़ लगे हुए हैं, अनार का बगीचा है, उसकी कतारों के बीच में 1 हेक्टर के क्षेत्र में पॉलीथीन बिछाई मैंने, जो खाली जगह थी। उससे थोड़ा सा पानी बरसता है वो भी बह जाता है, क्योंकि राजस्थान में बरसात थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ जी। वो जमीन से पानी बहता ही नहीं है। और थोड़ा थोड़ा पानी बहकर और जब उसको इकट्ठा किया तो 1 हेक्टर से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो गया। क्या बात है, बहुत 20 लाख लीटर 1 हेक्टर से इकट्ठा हो गया। उससे 5 लाख रुपए की तो वो अनार होती है 1 हेक्टर से, और बाकी है जो उसमें दूसरी चीजें जो खेती की जो है वो हम कर लेते हैं। मतलब प्रकृति माँ हाँ, हमेशा हाँ, हमें बहुत देती है, हमें उसे यूज करना सिर्फ सीखना है। हम हिमालय से 3000 किलोमीटर दूर से पानी लाने की योजना खेत में करते हैं, लेकिन उस खेत को नहीं पूछते कि तुम्हारी भी कोई योजना हो सकती है। वाह। वहीं की वहीं। तो एक छोटी सी बात और है कि जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत अच्छी उनके पास जानकारी है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि मेरे पास जो जानकारी है उसका कितना महत्व है। किसी के पास प्लांट वैरायटी है, किसी ने कृषि का उपकरण बनाया है, किसी ने खेती करने का नया तरीका तैयार किया है, किसी के पास पशुपालन और आदमियों के इलाज करने के लिए देशी जड़ी बूटियों का इलाज है। तो ऐसी 15,000 जो जानकारियां हैं वो मैंने एक हनीबी नेटवर्क कार्यकर्ता के रूप में इकट्ठी की है। अच्छा। और उन सबको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो विज्ञान और तकनीकी विभाग का एक उपक्रम संस्था है, वहाँ भेजते हैं, जहाँ मूल्यांकन के बाद में राजस्थान से 14 लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है उन संकलन में, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको स्थानीय स्तर पर और जिले राज्य स्तर पर अवार्ड मिला है। तो जो नवाचारी किसान हैं उनका संकलन भी हम करते हैं और काम को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह से हम खुद भी कुछ न कुछ करते हैं। राजस्थान में आपने जन्म लिया, राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, इस धरती माँ की सेवा कर रहे हैं। सचमुच जो जीवन सेवा के लिए होता है वो सफल हो जाता है। और मैं आपकी बातें सुनकर जो सब जानकारी मिली है, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपका एक सफल जीवन है, और हर भारतवासी, हर भारत माँ का सपुत्र ऐसा सफल हो, संपन्न हो, तो ये राष्ट्र
फिर से स्वर्ग होगा, सोने की चिड़िया होगा, संपन्न होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। ओम शांति। तो भाई बहनों, आज आपने बात की सुंडाराम वर्मा जी से और जाना उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में। दोस्तों, जो भी व्यक्ति एक अच्छा जीवन में लक्ष्य लेके, भाव लेके इस धरती पर कार्य करता है, वो सचमुच सबसे बड़े सम्मान का हकदार है। और वो व्यक्ति जब बात करता है तो उसकी बात में बात होती है, और हम आपसे कहते हैं कि वाह, क्या उनसे मुलाकात होती है। तो एक मुलाकात सदा ही ऐसी महान शख्सियतों को आपके बीच लाता रहेगा, आपके साथ संपन्नता और सुख की गीत गाता रहेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम शांति, नमस्कार।